चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स तो हमें पता है, जैसे विद्युत फ्लक्स होता है ऐसे ही इसका चुंबकीय फ्लक्स होता है। होता क्या है कि जैसे अगर मानो हम यहाँ पर कोई एक चालक ले आए अब चुंबक के पास में, तो अब क्या हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इधर से गुजर रही हैं इसमें से, तो ये इसका फ्लक्स कहलाएंगी। अब कितने उसमें डेंसिटी में गुजर रही हैं, कितना उसका घनत्व है, तो ये हो जाता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिमाणीय चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और ये क्या है, ये एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। सदिश इसलिए है क्योंकि इसकी दिशा है, ये इसकी दिशा है कि इसी साइड जा रहा है। और जो चुंबक है, चुंबक के लिए तो हम टेस्ला लिखते ही हैं, तो ये भी टेस्ला हो जाएगा। और क्या लिखते हैं इसको, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये इसके 3 मात्रक हो गए। अब देखते हैं चुंबकन तीव्रता क्या होती है। तो चुंबकन क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है उसमें, उसकी बात हो रही है, उसमें स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमने क्या रख दिया है, चुंबकीय पदार्थ रख दिया है, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ रखा है। अब जैसे मान लो ये वो पदार्थ है, तो उसके एकांक आयतन में थोड़ा सा हमने आयतन लिया, कितना एकांक आयतन लिया, अब उसमें चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कि वो बताता है कि चुंबकन तीव्रता क्या होती है। उसके हिसाब से फिर हम निकालते चुंबकन तीव्रता क्या होगी। तो इसे आई से प्रदर्शित करेंगे और चुंबकन तीव्रता को केवल चुंबकन भी बोलते हैं, तीव्रता हटा भी देते हैं। अब यदि भी आयतन लिया है हमने, थोड़ा सा आयतन, उसकी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एम, चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था हमने, एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L, ये उसी की बात हो रही है। तो अगर एम है तो चुंबकन तीव्रता कितनी हो जाती है, तो आई का फॉर्मूला होता है एम अपॉन में वी, ये चुंबकीय आघूर्ण और ये हमारा वॉल्यूम आयतन। अब यदि चुंबकीय पदार्थ की लंबाई 2L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अब हम देखिए तो चुंबक की लंबाई 2L होती थी यहाँ से यहाँ तक की, और अनुप्रस्थ काट मतलब थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लिया है हमने A, अब यहाँ आयतन ले रहे थे, हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है, तथा उसमें उत्पन्न चुंबकत्व के कारण ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम हो तो इसका एम का हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। आई बराबर क्या है, एम अपॉन भी, एम की वैल्यू क्या होती है 2L इंटू स्मॉल एम अपॉन में, अब नीचे क्या लिखा था हमने, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्षेत्रफल इंटू उसकी लंबाई, तो लंबाई ये हो गई, क्षेत्रफल हमने ये रख दिया। अब 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल ए। एक ये वाला फॉर्मूला भी इसका हो गया चुंबकन तीव्रता का। अतः किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्राबल्य के बराबर होती है, मतलब इस स्मॉल एम के बराबर होगी जो इस क्षेत्रफल में उत्पन्न हो रहा है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी भी दिशा होती है और इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर, ए एम इनवर्स, या फिर इसी को हम लिखते हैं ए अपॉन एम। तो एम्पियर पर मीटर तथा विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा हमारा L टू द पावर -2 इंटू ए, ये हमारा इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। नहीं, L टू द पावर +2 -1 ये होगा, क्योंकि ये एम मीटर नहीं, ये है हमारा ध्रुव प्राबल्य। तो A अपॉन में स्मॉल एम, ए का ए क्या है, ए है एरिया, एरिया का होता है L स्क्वायर, एम का हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा L टू द पावर 2 और A जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा का विमीय सूत्र। फिर है आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्य। तो किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर कहते हैं। मतलब म्यू आर बराबर है
म्यू अपॉन में म्यू नॉट। ये जो ऐसा होता है इसको कहते हैं नॉट, म्यू नॉट। अगर हम यहाँ से म्यू निकालेंगे तो म्यू क्या आ जाएगा, ये जो म्यू नॉट है इस साइड चलाया जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये आ गया हमारे पास म्यू की वैल्यू। और म्यू क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब म्यू आर दो समान राशियों का अनुपात है, ये है दो समान राशियों का अनुपात। तो इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि इसका जो मात्रक होगा वो भी इसका वही मात्रक होगा और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए म्यू आर का कोई मात्रक नहीं है, मतलब निरपेक्ष चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं है। अब देखते चुंबकीय तीव्रता। तो टॉरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में, टॉरॉइड हमने पढ़ा था क्या होता है, गोल गोल ऐसी नली रहती है, उस पर वायर लपेट देते हैं। तो टॉरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में प्रवाहित एम्पियर फेरों की संख्या को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। मतलब उसमें फेरों की संख्या में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी चुंबकीय तीव्रता बताती है। अब H को चुंबकन बल भी कहते हैं और यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक है एम्पियर पर मीटर। तो ये H हो गया, एक हमने I पढ़ा, एक हमने B पढ़ा, ये सब इसमें चुंबक से रिलेटेड होते हैं। फिर भूचुंबकीय तत्व क्या क्या हैं। तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उसे भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। मतलब हमें क्या क्या राशियाँ ज़रूरत है देखने के लिए पृथ्वी के लिए। तो एक होता है द्विकपात, एक होता है नमन कोण या इसी को नति कोण भी कहते हैं, फिर एक होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। सबसे पहले दिक्पात की डेफिनेशन देख लेते क्या होता है। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात या केवल दिक्पात कहते हैं। इसका मान स्थान बदलने पर ये बदलता रहता है और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ये बस तुम लोग याद अकेला ऐसे ही पढ़ लेना, क्योंकि जहाँ तक ये वाला टॉपिक जो है पेपर से हट गया है। फिर है नमन कोण या नति। इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर तल में अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का भिन्न भिन्न स्थानों पर क्षैतिज से झुकाव भिन्न भिन्न होता है। तो इस झुकाव को हम नमन कोण कह देते हैं। ये बस बात ये हो रही है कि पृथ्वी पर अगर हम निकालें चुंबक के लिए तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कोण बनते हैं, अलग अलग वो उसमें घूम जाती है। ये तुम लोग के जितने भी पृथ्वी वाले टॉपिक हैं ये सब हट गए हैं। फिर है एच भी और थीटा में संबंध। माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्या आई का क्षैतिज घटक, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आई है इसी का क्षैतिज घटक है एच और ऊर्ध्वाधर घटक है भी। यदि उस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में घूमने के लिए एक स्वतंत्र एक चुंबकीय सुई NS को लटका दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र I की दिशा में ठहरेगी। माना कि उस स्थान पर नमन कोण जो है वो है थीटा, तो क्या हो जाएगा। अब देखो क्षैतिज घटक होता है H और ऊर्ध्वाधर घटक होता है भी, लेकिन किसके हैं ये दोनों घटक I के। तो I जो है जैसे कि हम लेते थे यहाँ पर ऐसे ले लेते थे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ B ले लेते थे तो यहाँ थीटा बनता था, तो इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक होता था B cos थीटा और एक ऊर्ध्वाधर ये हो जाता क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर होता था B sin थीटा। ऐसे यहाँ पर भी है, हमने B की जगह क्या ले लिया, I ले लिया है और यहाँ इन्होंने बोला कि इसका जो क्षैतिज घटक है जो थीटा के साथ बन रहा है वो क्या है, H है और जो ऊर्ध्वाधर है वो है B। अब इसी को इन्होंने यहाँ पर एंगल बना लिया है, तो I यहाँ जा रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है और एंगल के साथ जो आएगा वो हो जाएगा हमारा H और यहाँ दूसरी साइड जो रहेगा वो हो जाएगा V। ये हमारी सुई लटकी हुई है, चुंबकीय सुई।
अब इसका क्षैतिज घटक एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो जिसके साथ थीटा बनता था हम क्या लिखते थे उसको कॉस थीटा के साथ, तो आई कॉस थीटा, तो एच बराबर आई कॉस थीटा हो गया। और भी बराबर क्या हो जाता था जहाँ थीटा नहीं तो आई साइन थीटा, तो ये भी की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। फिर अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे। 2 क्या है, भी बराबर आई साइन थीटा, और 1 क्या है, एच बराबर आई कॉस थीटा। अब ये भी अपॉन एच लिख लिया हमने, और एक साइड आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा लिख दिया। आई से आई कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कि ये कहलाता है टेन थीटा। तो ये आ गया, भी अपॉन एच की वैल्यू आ गई टेन थीटा, तो इसको पलट के लिख लिया, टेन थीटा बराबर भी अपॉन एच। तो ये इसका रिलेशन हो गया, तो ये थीटा भी और एच में रिलेशन हो गया। अब देखते समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो एच की वैल्यू थी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, और भी की वैल्यू आई साइन थीटा थी, तो ये हो गया आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करा, आई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बचा इतना। अब ये जो है ये फिर एक फार्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इस पूरी की वैल्यू हो गई 1। अब क्या बचा, इस साइड कर लिया आई स्क्वायर को, तो आई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब ये आई जो है ये अंडर रूट स्क्वायर जो साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो आई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई एच और भी में रिलेशन। अभी पहले हमने निकाला था थीटा एच और भी में रिलेशन, ये हो गया आई एच और भी में रिलेशन। अब इसमें हमें कंडीशन लगानी है, जो हमने निकाला था टेन थीटा बराबर भी अपॉन एच। अब इसमें अगर थीटा बराबर सबसे पहले 0 रखो तो क्या होगा, तो जब थीटा 0 रखा तो टेन 0 होता है 0, तो भी अपॉन एच की वैल्यू से हम भी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो भी की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि एच उस साइड चला जाएगा, तो 0 में अगर किसी भी चीज़ का गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगी। अब दूसरे फार्मूले में रखो इस भी की वैल्यू को, आई बराबर क्या आया था, आई बराबर आया था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, भी की वैल्यू 0 रखती है यहाँ पर, तो बचेगा क्या, आई बराबर एच। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र विषुवत पर है तो ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र उसके क्षैतिज घटक के बराबर होता है। ये आई बराबर एच आ गया, तो एच क्या था हमारा क्षैतिज घटक, तो ये क्षैतिज घटक के बराबर हो गया। फिर है चुंबकीय प्रवृत्ति, तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता I और चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, और इसको काई से दर्शाते हैं। काई ऐसा बनाते हैं एक्स जैसा, तो इसको काई से दर्शाते हैं। सूत्र क्या होता है चुंबकीय प्रवृत्ति काई का, तो काई बराबर आई अपॉन एच। अब यह एक सदिश राशि है, इसमें भी ये दिशा बताएगी, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि देखो ये भी चुंबकीय क्षेत्र ये भी चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मात्रक समान है, ए अपॉन एम ए अपॉन एम। फिर है पदार्थों के चुंबकीय गुण, पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं। तो हमने देखा है कोई कोई पदार्थ रहते हैं वो चिपकते हैं, कोई जो रहते हैं वो चुंबक से नहीं चिपकते, मतलब हर एक का गुण होता है। तो ऐसे हम देखते हैं, पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि बिस्मिथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी, सोडियम क्लोराइड, हीरा, सोना, पारा, चांदी, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, मतलब ये इसमें चिपकेंगे नहीं चुंबक में। अगले क्या और क्या है, इनके गुण क्या क्या हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, मतलब अगर हम चुंबक लाएंगे तो ये दूर को चले जाएंगे, चुंबक में नहीं चिपकेंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रपूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। अगर यहाँ चुंबक है, ठीक है, और हमने यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाए, ये कोई पदार्थ, तो वो क्या होगा कि वो अपने आप, अभी तो सीधा लटकाया था, वो ऐसा हो जाएगा, उसके लंबवत हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब प्रतिकर्षित हो गया है।
तो ये प्रतिकर्षित होते हैं, तो इनका नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और क्या क्या होता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है, मतलब वही प्रतिकर्षित हो रहा है। फिर जब पास पास रखे दो विपरीत ध्रुवों पर कांच की एक प्याली में किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को रख दिया जाता है तो वह बीच में दबकर किनारों पर ऊपर उठ जाता है, किंतु ध्रुवों के बीच दूरी को बढ़ा देने पर बीच में से द्रव ऊपर उठ जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिया, कोई द्रव ले लिया, अब क्या करा हमने, ये कांच का एक कप सा रख दिया है, कुछ प्लेट रख दी है, उसमें हमने ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दिया है और यहाँ दो हमने चुंबक रख दिए। तो अब होगा क्या दो चुंबक में कि ये पहले तो ऐसा भरा था, फिर ये धीमे धीमे करके यहाँ पर यहीं यहीं इकट्ठा बीच में इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ से दोनों साइड से वो प्रतिकर्षित हो रहा है तो बीच में इकट्ठा ढेल लगा लेगा वो। तो हमें समझ जाएंगे कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है। अब इसकी व्याख्या ये इसी की पहली स्थिति में क्या हो रहा है, जब ध्रुवों के बीच की दूरी कम होती है तो उनके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अतः वहाँ से द्रव हट जाता है। और दूरी स्थिति में क्या होगा कि जब उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, उन ध्रुवों के पास अधिक होती है, अतः मध्य में द्रव ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है द्रव, ये मध्य में ऊपर उठ गया है। अब सेकंड देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को एक यू नली में भरकर उसकी एक भुजा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस भुजा में द्रव थोड़ा सा नीचे दब जाता है। अब यहाँ हमने क्या करा, ये यू आकार की नली है, इसमें हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दिया। अब यहाँ पर हमने चुंबक लगा दी, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो पदार्थ था वो देखो धीमे धीमे करके नीचे जा रहा है, यहाँ इस लेवल तक आ जाएगा, कम हो जाएगा और इस लेवल तक आ जाएगा। और यहाँ पर वो अपने आप, अब जब वो यहाँ से कम होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को दूसरे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को धक्का देते हुए यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से समझ जाएंगे क्या कर रहा है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो वो इसको प्रतिकर्षित करते हुए नीचे नीचे आ गया। तो ये है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिचुंबकीय द्रव को नीचे दबाने वाला एग्जाम्पल। अब इसकी व्याख्या क्या है कि दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अतः द्रव का तल दूर हटकर नीचे हो जाता है। इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता से कम होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति में देखा था क्या था, काई था, काई ऐसा एक्स जैसा बना था, तो वो नेगेटिव होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। और इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता धनात्मक होती है किंतु एक से कम होती है। तो ये आपेक्षिक चुंबकनशीलता की बात हो गई। अब इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। ये जो जाई है, मतलब ये जो काई है, ये ताप पर निर्भर नहीं करेगी, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये तो प्रतिचुंबकीय का पूरा हो गया। उसके बाद आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ क्या करते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो थोड़ा सा ये भी इसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। तुम लोग बस एक ही दो एग्जाम्पल इधर से याद कर लेना। अब इसमें है क्या कि जैसे ये यहाँ पर ये हमने कोई ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र लगा है, यहाँ पर हमने ये अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये क्षेत्र में रख दिया, तो क्या होगा, ये धीमे धीमे करके ये भी चुंबकित हो जाएगा।
तुम लोगों ने वो देखा होगा, जैसे कि हम किसी एक चुंबक लेते हैं, चुंबक में जो पिन रहते हैं, पिन को यहाँ फंसा के रख देते हैं, और जब वो पिन बहुत दिन तक यहाँ पर फंसे रहते हैं चुंबक के साथ, तो क्या होता है, जब हम पिन को अलग करते हैं तो पिन भी एक चुंबक जैसा बिहेव करने लगता है। अगर हम पिन के पास में कोई और दूसरी कुछ लोहे की कोई भी चीज़ लाते हैं तो वो उसको अपने में चिपका लेता है, वो चुंबक जैसा बिहेव करने लगता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी एक पदार्थ है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वो भी चुंबकित हो गया। अब देखते हैं इसके गुण क्या हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं, ये आकर्षित हो जाएंगे। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या थे? प्रतिकर्षित हो रहे थे। तो जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता था। अब प्रतिचुंबकीय में क्या हो रहा था? वो उसके लंबवत हो रहा था, ये उसके समांतर ही हो गया। इस स्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थों के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत होते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा चलेगा, जैसे प्रतिचुंबकीय का था उसका उल्टा अनुचुंबकीय हो जाएगा। ये देखो, यहाँ ये चुंबक है, यहाँ हमने वो पदार्थ लटका दिया। अब क्या हुआ कि ये समांतर ही रहा, ये समांतर है, लेकिन प्रतिचुंबकीय में क्या हो रहा था? ये पलट के सीधा हो जा रहा था। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये इसका डायग्राम हो गया। आगे इसके पॉइंट देखते हैं और क्या क्या गुण होते हैं इसमें। तो जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। और उसमें क्या था? उसमें अधिक, प्रतिचुंबकीय में अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चल रहा था, और अनुचुंबकीय कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चलता है। अब फिर है इसके एग्जाम्पल है। फिर से वही हमने करा, मैग्नेट ली, एक कांच का ये प्याला टाइप का लिया, और उसमें यहाँ हमने अनुचुंबकीय द्रव डाल दिया। लेकिन हुआ क्या इसमें? द्रव डालने पर जब ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई तो द्रव बीच में दबकर किनारों पर उठ गया। अभी देखो, जब ये ध्रुवों के बीच की दूरी कम है तो पदार्थ ऊपर जा रहा है, उसमें उल्टा था, जब ध्रुवों के बीच की दूरी ज़्यादा थी तब पदार्थ ऊपर जा रहा था। लेकिन जब हमने ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, दूर दूर रख दिया, तो पदार्थ बीच में से दब गया, लेकिन उसके ध्रुवों के पास पास उठ गया, मतलब वो इसको आकर्षित कर रहा है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर ये इसी की व्याख्या है कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कम होने से उनके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अतः द्रव मध्य भाग की ओर चलने लगता है, जिससे द्रव बीच में उठ जाता है। और जब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो ध्रुवों के जो पास चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता भी अधिक हो जाती है, अतः द्रव ध्रुवों की ओर चलने लगता है, जिससे किनारे पर द्रव ऊपर उठ जाता है और बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होने से वो वहाँ दब जाता है। फिर इसी का सेकेंड एग्जाम्पल वो नली वाला है, यू आकार की नली। उसमें हमने अब अनुचुंबकीय पदार्थ भर दिया। अब लेकिन क्या होगा कि जब किसी चुंबकीय द्रव को एक यू नली में भरा जाता है तो एक भुजा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। ये हमने चुंबक लगा दी है, तो द्रव उस भुजा में थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अब प्रतिचुंबकीय में क्या था? वो नीचे चला गया था, यहाँ ये क्या है? ये थोड़ा ऊपर उठ गया, तो यह अनुचुंबकीय हो गया। फिर इसी की व्याख्या है। व्याख्या है, दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अतः द्रव उस ओर चलता है जैसे द्रव का तल ऊपर उठ जाता है। फिर इसी के आगे के गुण हैं कि इन पदार्थों की निरपेक्ष चुंबकनशीलता निर्वात की चुंबकनशीलता से अधिक होती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती, जो काई है वो पॉजिटिव रहेगा। इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता अल्प किंतु 1 से अधिक होती है। और क्या है? ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। इसके अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो है उसके परमताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हमने प्रतिचुंबकीय में क्या पढ़ा कि काई जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, मतलब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन
काई जो है अनुचुंबकीय के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो काई जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/T के। और अब इस प्रोपोर्शनल इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बराबर में अनुक्रमानुपाती नियतांक लिखेंगे। अनुपातिक नियतांक उसको हमने लिख दिया C, तो C/T। तो यह ये क्यूरी नियतांक कहलाता है, ये C। फिर उसके बाद तीसरा कैसा पदार्थ होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। प्रति हो गया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। अब बारी है लोह चुंबकीय पदार्थ की। तो लोह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उसी दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, वो भी प्रबल रूप से। ये थोड़े कम हो रहे थे अनु वाले, ये प्रबल रूप से हो गए। पदार्थों के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल लोहा, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलियम, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। फिर है लोह चुंबकीय पदार्थों की। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो लोह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होती हैं, अगर थोड़ी सी भी चुंबक है तो भी आकर्षित हो जाएंगे। लोह चुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रपूर्वक लटकाए जाने पर वह क्षेत्र के समांतर संरेखित होते हैं। अनुचुंबकीय भी यही हो रहे थे, यही सेम लोह चुंबकीय भी हो गए। फिर जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। अनुचुंबकीय में भी यही था। लोह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है और अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय एक मामले में एक ही है, बस थोड़े प्रति चुंबकीय जो है वो बिल्कुल विपरीत है। ये देखो, ये कोई हमने पदार्थ रखा है लोह चुंबकीय, इसने क्या करा, जितनी भी चुंबकीय जो लाइन्स हैं, क्षेत्र लाइन है, वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर है ताप बढ़ाने पर लोह चुंबकत्व कम होने लगता है तथा एक निश्चित ताप, जैसे क्यूरी ताप कहते हैं, के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। मतलब अगर हम लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो वो धीमे धीमे अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। और भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्यूरी का ताप जो है अलग अलग होता है, मतलब हम कितना टेम्परेचर उसको दें कि वो बदल जाए, लोह चुंबकीय से अनुचुंबकीय बन जाए। एग्जाम्पल आ जाता है ये हमारा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसके लिए क्यूरी ताप कितने होते हैं, 631 केल्विन, 1043 केल्विन, 1394 केल्विन। तो ये इसके आ जाते हैं ताप के, हम कितना ताप रख सकते हैं। तुम लोग को बस इसमें ये याद करना है कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फिर उनके परिभाषा क्या है, उनका गुण क्या है। बस अगर ये याद कर लो, अंतर याद कर लिए तो सब याद हो गया। फिर तो ये इनमें गुणों में तुलना है, अंतर है इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो फर्स्ट है, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं, मतलब बहुत ही कम। तो ये पदार्थ शक्तिशाली, अब चुंबक भी तो शक्तिशाली है, शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा, लेकिन क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, आकर्षित नहीं। ये आकर्षित हो गए, ये प्रतिकर्षित हो गए। लोह चुंबकीय क्या होंगे, ये पदार्थ कम शक्तिशाली चुंबक द्वारा भी आकर्षित होती हैं। ये तो अधिक शक्तिशाली थी, ये भी अधिक शक्तिशाली, ये कम शक्तिशाली में भी आकर्षित हो गए। फिर है इन पदार्थों को, कौन से, अनुचुंबकीय, इन पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटकाने पर इनकी लंबाई क्षेत्र के समांतर होती है। ये कहाँ जाएंगे, क्षेत्र के लंबवत चले जाएंगे। और लोह चुंबकीय भी समांतर होते हैं। फिर है ये पदार्थ कौन से, अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। प्रतिकर्षित चुंबकीय पदार्थ क्या करेंगे, ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। और लोह चुंबकीय, तो इसका व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थ के समान होता है, ये जैसा ये व्यवहार करेगा वैसा ही है। फिर है फोर्थ है अनुचुंबकीय में कि इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकनशीलता जो है उसका मान 1 से अधिक होता है, और इसमें क्या होगा, 1 से कम होता है। और लोह चुंबकीय में क्या होगा, बहुत अधिक होता है। और है इसके एग्जाम्पल, अंतर। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, हमने देखा था।
काई था वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, अनुचुंबकीय में करेगा। इसके काई क्या था अनुचुंबकीय में 1/T था, और लोह चुंबकीय में इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है, ये उल्टा है, ताप बढ़ाने पर घट जाती है। इसका T आएगा, हाँ 1/T आएगा। फिर है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च और धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब काई। फिर इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से कम होती है, जो म्यू है, इसकी म्यू निकाला था हमने, उसी की बात हो रही है। तो म्यू क्या है, कम है। इसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से इसकी भी कम है। और लोह चुंबकीय क्या होगी, तो इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकनशीलता से अधिक है। निरपेक्ष चुंबकशीलता ये थी, निर्वात की चुंबकनशीलता म्यू नॉट थी, तो इससे कम है। अब यहाँ पर अंतर है नर्म लोहे और फौलाद के चुंबकीय गुणों में। नर्म लोहे में फौलाद की तुलना में अधिक चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। और ये नर्म लोहा, ये है कैसा, कठोर लोहा। और फौलाद में नर्म लोहे की तुलना में कम चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इसमें मतलब इसको ज़्यादा पावर से चुंबकत्व दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा स्पीड से किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन ये क्या होगा, इसमें थोड़ा चुंबक का गुण होता है वो थोड़ा कम रहेगा, चुंबकत्व इसमें कम रहेगा, क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। नर्म लोहा अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए नहीं रख पाता, अर्थात नर्म लोहे की धारणशीलता, इसकी धारणशीलता देखो, चुंबकत्व तो ज़्यादा कर लेगा लेकिन कम समय के लिए, ये ज़्यादा समय के लिए कर सकता है। दोनों के अलग अलग गुण हैं। फिर है नर्म लोहे का चुंबकत्व और चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल रहता है, मतलब अगर हम चाहें तो उसको चुंबकित कर दें, एकदम से उसको हम मैग्नेट बना दें, या तो हम उसको मैग्नेट ख़त्म कर दें उसका। लेकिन फौलाद में क्या होता है, इसका चुंबकन और विचुंबकन दोनों कठिन होता है। अगर एक बार ये चुंबकित हो गया तो इसको मुश्किल हो जाता है विचुंबकन में परिवर्तित करना। फिर अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्थायी नहीं है, इसमें चुंबकन खत्म हो जाता है कम समय के लिए। और स्थायी चुंबक जो है, जो हमें बहुत लंबे समय तक के लिए बनाना है, उसको हम फौलाद का बनाते हैं, जिससे वो चलता रहे।